नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए हम लोग कंसेप्चुअल सीरीज 7 आज देखने वाले हैं। टोटल 60 डेज के इस टारगेट में हम लोग केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और इन्वायरमेंट को खत्म करने वाले हैं। और कैसे खत्म करने वाले हैं आपको सारी चीजें बता रखी है। अगर आपने कंसेप्चुअल 1 से लेकर कंसेप्चुअल 6 तक की सारी वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो कमेंट सेक्शन में जाके आप उसका लिंक ले सकते हैं। और ये 7 क्लास में आपने कुल मिलाकर के 4 चैप्टर बायोलॉजी के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि सेल कंप्लीट, डिजीज कंप्लीट, एनिमल टिश्यू कंप्लीट और आज आपका प्लांट टिश्यू कंप्लीट है। मतलब मात्र और मात्र आपने कितना समय दिया है? 7 दिन। देखिए 7 दिन भी नहीं कहेंगे, आप कह सकते हैं 7 घंटे। और इस 7 घंटे में भरपूर कंसेप्चुअली माध्यम से और वो सारे टॉपिक जो सबसे टिपिकल रहे जैसे डीएनए, आरएनए हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा स्ट्रक्चर हो गया, आपका डिजीज में जेनेटिकल डिजीज हो गए, चाहे वायरस डिजीज है, उसको आपने कई अलग तरीके से जाना, कैसे क्वेश्चन बनते हैं। एनिमल टिश्यू सबसे टिपिकल पार्ट और आज उसके बाद का एक अच्छा स्टैंडर्ड टॉपिक जो है प्लांट टिश्यू को हम लोग खत्म कर रहे होंगे। तो चलिए, एनसीईआरटी का आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। ओल्ड एनसीईआरटी हो या न्यू एनसीईआरटी, सब चीज आपको यहाँ पे कवर कर दिया गया है नोट्स में, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक रिक्वेस्ट होगा आपसे, देखिए जो कंसेप्चुअल सीरीज आपके लिए चल रही है बहुत ही शानदार ये आपको कंटेंट दे रही है, तो आप जरूर से जरूर वीडियो को लाइक करिएगा। अपने दोस्तों तक वीडियो देख लेने के बाद आप खुद लगेगा कि वाकई कंटेंट में काफी सॉलिड दम और कंसेप्चुअली वे में चीजों को समझाया गया, तो आप उसे शेयर करिएगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, आप कितने बड़े टीचर से आपने खुद पढ़ा होगा, उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि आपको यहां पढ़ने के बाद या एक बार क्लासेस देखने के बाद एक अलग सा सेटिस्फेक्शन लेवल का फीलिंग आएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ चीजों को हम लोग समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में आते हैं। जैसे कि आपको एक ये फिगर दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो चीज को हम लोग को समझना है। एक पार्ट जो है, जो ये आपका जो जमीन है, धरती है, ठीक है। धरती के नीचे का जो पार्ट है प्लांट का, इसे हम कहते हैं रूट, ठीक है। इसे हम क्या कहेंगे? रूट। और धरती से जो ऊपर वाला जो पार्ट आप देख रहे होंगे, इसे हम कहेंगे पहले सूट। पहले कुछ टर्म को समझ लीजिएगा, ठीक है ना। सूट कह सकते हैं, स्टेम कह सकते हैं, या फिर आप इसे तना कहते हैं। और रूट इसी को आप क्या कहते हैं? जड़ कहते हैं, ठीक है। तो रूट कहने का मतलब क्या है? पेड़ का वह भाग जो जमीन के नीचे होगा, ठीक है। जमीन के क्या होगा? नीचे होगा। यानी पेड़ का या प्लांट का वह भाग जो जमीन के नीचे आपको जो दिख रहा है, यानी कि जो जड़ होता है, जो रूट होता है, उसको आप क्या कहते हैं? रूट या फिर जड़ कहते हैं, ठीक है। और पौधे का वह भाग जो जमीन के क्या है? ऊपर होगा, ठीक है। पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होगा, उसे आप क्या कहेंगे भाई? सूट सिस्टम कहेंगे, या स्टेम कहेंगे, या फिर तना कहेंगे। इतना चीज क्लियर हो गया। अब आ जाइए, आप जब पेड़ों को देखे होंगे, प्लांट्स को देखे होंगे, इवन आप जब घास को भी उठाए होंगे, ग्रास को भी लिए होंगे, तो आपको सेम यही स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। थोड़ा सा अगर अच्छे से अगर आप स्टडी किए होंगे तो देखिए यहाँ पे एक पोर्शन दिखाया गया। मैं एक कलर ले लूं, ग्रीन कलर। यहाँ पे एक ये पोर्शन दिखाया गया, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे दिखाया गया, एक पार्ट ये क्या है? तो देखिए इसे हम कहते हैं नोड, ठीक है ना। समझिएगा, अभी मैं आपको समझाऊंगा। इसे हम क्या कहते हैं? नोड, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं भाई? इसे हम कहते हैं नोड। नोड क्या है? तो नोड हम उसे कहते हैं जहां से कोई ब्रांच या फिर कोई शाखा, देखिए जैसे कि एक ब्रांच इसका निकल गया इस प्लांट का, तो वह प्लांट का वह भाग, ठीक है ना, जहां से कोई ब्रांच या कोई शाखा निकली हो या कोई पत्तियां निकली हो। जैसे कि ये देखिए यहां से पत्ती निकल गई है, आपने देखा होगा, अनुभव भी किया होगा, जब आपने प्लांट को देखा होगा तो इस प्रकार से चीजें दिखती है। तो प्लांट का वह भाग जहां से कई अलग अलग शाखाएं या फिर कई पत्तियां निकल आती है, तो उसको आप क्या नाम देते हैं? नोड का नाम देते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब समझिएगा, ये जो दो नोड के बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये जो दो नोड के बीच का जो स्पेस है, इसे हम क्या नाम देते हैं? इसे हम कहते हैं इंटर नोड। इसे हम क्या कहते हैं सर? इंटर नोड। यानी इंटर नोड क्या है? नोड को हिंदी में क्या कहेंगे भाई? गांठ कहेंगे, ठीक है। तो दो गांठ के बीच का जो स्थान है, उसे आप क्या कहते हैं? इंटर नोड कहते हैं। तो इसे भी आप क्या कहेंगे? दो इस नोड के बीच का स्पेस को आप क्या कहेंगे भाई? इंटर नोड कहेंगे। क्या बताइए, कोई डाउट रहा? तो आपने 4 टर्म को अभी समझा है। क्या क्या? एक हो गया आपका सूट, स्टेम, तना। यानी ये क्या है?
जमीन से ऊपर का वह भाग प्लांट का, ठीक है ना, पौधे का वह भाग जो जमीन से क्या होगा, ऊपर होगा। और एक पार्ट आपने रूट देखा, यानी जड़, यानी जमीन के नीचे का भाग प्लांट का, उसे आपने कहा रूट। और नोड क्या हो गया, जहां से जो प्लांट है उसकी कई सारी शाखाएं आपको ब्रांचेस देखने को मिलेगी इस प्रकार से, या कुछ नई पत्तियां देखने को मिलती है, उसको आप नोड कहते हैं। और दो नोड के बीच का जो गैप होगा, ठीक है ना, दो नोड के बीच का जो गैप होता है उसे आप क्या कहते हैं, उसे आप इंटर नोड कहते हैं। पहले ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ठीक है सर। अब आ जाइए चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए जो चीजें मैंने बताई वो सारी चीजें देखिए मैंने इतने अच्छे से कंटेंट को रेडी किया है कि अगर एक बार अगर आपने लेक्चर को, क्योंकि अगर आप मेरे लेक्चर को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर इस नोट्स की कई ऐसी चीजें जो आपको समझ में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि एक तो समझाने का तरीका अलग होगा, दूसरा आपको ऐसी चीजें जो आप वाकई कह रहा हूं, आप रेल राजा से भी पढ़े होंगे तो उनके क्लास में भी आपको वो चीज नहीं पढ़ाएगा। देखिए इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि किया हूं भाई, ठीक है। चीजें बहुत अभी तक लोगों के अवेयरनेस में नहीं जा पाया है, चैनल छोटा है, ये सारी चीजें हैं इसी कारण। बाकी समय सब कुछ आपको पता चल जाएगा समय आते हुए। तो चलिए भाई प्लांट टिश्यू चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको ये पता चल गया सूट, स्टेम या तना किसको कहेंगे, पौधे का वह भाग जो जमीन के ऊपर होगा, ठीक है। तो ये आपकी धरती हो गई भाई, धरती से ऊपर का वो भाग आपने इसको क्या कहा, स्टेम कहा या सूट कहा या तना कहा। नेक्स्ट आपका रूट जोड़, यानी जमीन का नीचे का भाग प्लांट का, उसे आपने कहा रूट। अब जैसे कि ये हो गया आपका नोड, और दो नोड के बीच का जो आपको गैप दिख रहा है, दो नोड के बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है उसको आपने क्या कहा, इंटर नोड, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, गांठ या नोड का जहां से कोई ब्रांच या पत्तियां निकलनी होती है, ठीक है ना, जहां से कोई ब्रांचेस शाखाएं निकलेगी या पत्तियां निकलनी होती है उसे आप क्या कहते हैं भाई, गांठ कहते हैं। और इंटर नोड, दो गांठ के बीच के स्पेस को इंटर नोड कहते हैं। स्पेस बिटवीन टू नोड इज कॉल्ड इंटर नोड, ठीक है। चलिए अब यहां से चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्लांट टिश्यू दो प्रकार के होंगे, ठीक है। अच्छा अब यहां पे हम लोग, हाँ बिल्कुल, तो प्लांट टिश्यू को हम यहां पे, इसको अभी आप नेग्लेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये हमने मैंने कहा ना भाई, बहुत ऐसी चीजें जो सच बता रहा हूं, जो आपको रेल राजा के क्लासेस या फिर यूट्यूब पे जो सबसे फेमस टीचर है वहां पर भी आपको एकदम जो पीपीटी से पढ़ाए जाते हैं डिजिटल बोर्ड में, वहां पे भी नहीं मिलेगा, जैसे कि यही आप देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं यहाँ पे आपको ये सब चीजें एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, ये एप्लीकेशन में किया गया, इसीलिए नहीं करूंगा क्योंकि फिर आप में से कई ऐसे स्टूडेंट लगेंगे सर इतना डिटेल। जब आप कल ही आपने देखा होगा अगर बिहार दरोगा का पेपर का स्टैंडर्ड फिजिक्स के क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे, हिस्ट्री के क्वेश्चन वाकई बहुत अच्छे, तो आप में से वही स्टूडेंट बना पाए जिन्होंने नोट्स को पढ़ा ही नहीं केवल, बल्कि क्लास के लेक्चर को सुना। खैर आगे बढ़े हम लोग। तो देखिए प्लांट टिश्यू को हम दो भाग में बांटेंगे, एक होगा आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जिसको आप विविज्योतिकी उत्तक कहेंगे हिंदी में, और एक होगा परमानेंट टिश्यू यानी कि स्थायी उत्तक। अब समझिए हमने आपको क्या बताया, प्लांट टिश्यू को हम दो भाग में बांट रहे हैं, एक हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक और एक हो गया परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम ध्यान से समझिए क्या लिखा गया, विविज्योतिकी उत्तक, यानी कि यहाँ पे जो आपकी ये जो उत्तक होगी इसमें आपका विविज्योतिकी यानी कि यहाँ पर क्या होगी भाई, विभाजन होगी, ठीक है। यानी कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है इसका नाम आपने सुना विविज्योतिकी, यानी कि इसमें क्या देखने को मिलेगा, विभाजन देखने को मिलेगा। यानी इस जो टिश्यू की हम बात कर रहे हैं, मान लीजिए ये कोई आपका टिश्यू है, ठीक है, तो इसमें कई सारे कोशिकाएं होगी, सेल्स होंगे, तो इस सेल में क्या होगा, विभाजन होगा। क्लियर हो गया। अब एक बात बताइए, जैसे कि कभी कोई चीज में विभाजन, जैसे कि आपकी कोशिका है, ठीक है, अब ये कोशिका फर्दर आगे विभाजित हुई तो इस प्रकार से दो कोशिका का फॉर्मेशन हुई। नेक्स्ट ये आपका कोशिका आगे विभाजित हुई तो इस प्रकार से कोशिका का विभाजन हुआ। फिर ये आगे जाके फर्दर यहाँ पे ये विभाजित हुआ, तो ये आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे विभाजन अगर आप देख रहे हैं तो आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि नहीं, बताइएगा। ग्रोथ देखने को मिल रहा है कि नहीं, डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है कि नहीं, यानी कि आपको विकास देखने को मिल रहा है और वृद्धि को देखने को मिल रहा है। यानी कि प्लांट का जो आप डेवलपमेंट देखते हैं, जो आज आप ये छोटा सा प्लांट देख रहे होते हैं, उसी प्लांट को फिर आप इतना बड़ा, इतना लंबा देखने को आपको मिलता है। इसके पीछे का रीजन कौन होता है, ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, ठीक है। यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में क्या होती है, विभाजन होती है। क्या होती है भाई, विभाजन होती है, जिसके कारण इसमें डेवलपमेंट, इसके विकास कह लीजिए, या इसकी लंबाई में वृद्धि या इसकी चौड़ाई में वृद्धि आपको देखने को मिलती है। देखिए जब आप छोटा सा प्लांट को लगाते हैं इस प्रकार से, यही प्लांट आपको कुछ समय के बाद इस प्रकार से देखने को मिलता है, ठीक है। तो वृद्धि क्या क्या देखने को मिला, एक तो इसकी लंबाई आपको देखने को मिली है वृद्धि,
इसकी मोटाई आपको वृद्धि देखने को मिली है। अगर इसमें कुछ नोड होंगे इस प्रकार से यहाँ पे, तो यही नोड में आपको यहाँ पे जैसे ये नोड है, तो अभी इस नोड के बीच का जो स्पेस यानी इंटर नोड में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये किस कारण होता है, तो यहाँ पे जो जिम्मेवार जो रिस्पॉन्सिबल जो टिश्यू होते हैं उसको हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्योंकि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का नाम मैंने बताया विभज्योतिकी ऊतक, और ये वो ऊतक है जहां पे उपस्थित यानी इस ऊतक में उपस्थित जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, विभाजन होता है, और इसी कारण प्लांट में डेवलपमेंट या विकास देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। अब एक आपने देखा परमानेंट टिश्यू, तो यहां अगर आप इस फिगर को गौर किए होंगे तो ये आपका पेरेंट कोशिका, पेरेंट सेल थी। ये जब विभाजित किया दो कोशिकाओं में, तो यहाँ पे ये कोशिका फिर फर्दर आगे विभाजित किया, लेकिन ये विभाजित नहीं हुआ, यानी इसको हमने क्या कहा, परमानेंट टिश्यू। यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब विभाजित किया तो उसमें से एक कोशिका क्या की भाई, अपने आप को रोक ली, यानी कि ये जो कोशिका जो आपस में मिलेगी, जैसे कि ये फिर ये आगे विभाजित की, तो ये आपका फिर देखिए आगे विभाजित करने चली गई। ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया भाई, परमानेंट हो गए। उसी प्रकार ये फिर फर्दर आपका विभाजित हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए ये आया और एक ये आया, ये आगे फिर फर्दर विभाजित करेगी, लेकिन ये आपका क्या हो गया, परमानेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही आपका परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। वही बात यहाँ पे लिखा गया है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के विभाजन से परमानेंट टिश्यू का निर्माण होता है। यानी कि इस परमानेंट टिश्यू में उपस्थित जो कोशिका होगी इसमें कोई भी डिवीजन नहीं होगा। क्लियर है, यानी इस टिश्यू का सेल डिवाइड नहीं करेगी। और क्योंकि अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे टिश्यू है, कहने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कोशिकाएं है, नंबर ऑफ सेल है। तो इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उपस्थित जो सेल होंगे वो क्या होंगे भाई, डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें जो साइटोप्लाज्म होंगे डेंस साइटोप्लाज्म होगा, इसमें सेल्यूलोज वाल थीन होंगे, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे और वैक्यूल, ये सब मैं अभी आपको आगे डिस्कशन करूंगा। ठीक है, अब चीजों को समझिए, ये जब कोशिका डिवाइड करेगी ही नहीं भाई, तो उसमें ये सब चीजें नहीं देखने को मिलेगी। अब ये कोशिका डिवाइड करी इसलिए इसमें साइटोप्लाज्म, अब साइटोप्लाज्म आपको समझ में आ रहा है, कोशिका के अंदर उपस्थित जो लिक्विड पार्ट या तरल पदार्थ होता है उसे ही आप साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल्यूलोज वाल यानी कि प्लांट का जो सबसे आउटर लेयर, अगर आप याद कर लीजिए प्लांट सेल का, अगर आपने फिगर याद रखा होगा, इसका जो सबसे आउटर लेयर उसको आप क्या कहते हैं, सेल वाल। तो वो सेल वाल यहाँ पे क्या लिखा गया, काफी थिन होगा। ठीक है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होंगे, यानी कि एकदम अच्छी तरह से न्यूक्लियस डेवलप्ड होंगे। वैक्यूल्स क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे। ठीक है, यानी यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, वैक्यूल्स एब्सेंट, यहाँ न्यूक्लियस एब्सेंट होगा। ये सब चीजें यहाँ, क्योंकि अब ये सेल डिवाइड करने वाला है नहीं। तो अब यहाँ पे हम लोग आ जाइए, देखिए इसना मैंने इसलिए सब सारी चीजें बोली ना, क्योंकि इस सब चीजों से आपके क्वेश्चन बनते हैं और इन सब चीजों को लिखना पॉसिबल नहीं है नोट्स में। ठीक है भाई, तो चलिए अब फाइनली आप टिश्यू में आपने समझ लिया है। एक बार हम लोग यहाँ स्पेस बना लेते हैं ताकि चीजों को मैं आपको एक बार लिख सकूं अच्छे से। चलिए भाई, आपने देख लिया प्लांट टिश्यू में, आपने प्लांट टिश्यू में क्या देखा, दो पार्ट, आपने प्लांट टिश्यू को बांटा। ठीक है ना, प्लांट टिश्यू को आपने दो भागों में बांटा है। प्लांट टिश्यू को आपने दो भागों में बांट लिया है, एक हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, और एक हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। ठीक है, इस टिश्यू में उपस्थित जो कोशिकाएं हैं उसमें क्या मिलेगा, आपको विभाजन देखने को मिलेगा, जो प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये परमानेंट टिश्यू में कोई भी सेल का डिवीजन नहीं होता। तो पहला सवाल यहां से देखिए, यहां पे इतना कहने का मतलब बस एक सवाल आपका बनता है, प्लांट के डेवलपमेंट के लिए जो जिम्मेवार जो टिश्यू है या फिर जो उत्तक है या फिर विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, तो आप क्या कहेंगे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, विभज्योतिकी उत्तक। अब हम लोग विभज्योतिकी उत्तक का डिवीजन आगे फर्दर करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने लिखा भी है ये बात कि प्लांट के विकास या वृद्धि के लिए ये उत्तक क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक जिम्मेवार होते हैं। अब इसका डिवीजन हम जो करेंगे, दो बेस बनाएंगे, एक होगा उसका ओरिजिन। अब ये मैं आपको यहां बताऊंगा नहीं, फिर बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाइजेस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो लोग पढ़े नहीं होंगे कहीं भी, या नोट्स में उनको नहीं मिला होगा, किताबें में नहीं मिली होगी, ये आपने पढ़ा होगा। इसलिए यहीं पे मैं चर्चा भी करूंगा। एप्लीकेशन में मैंने इसको भी चर्चा किया, बहुत अच्छे से सवाल यहां से बने हैं। इसके बाद फिर मैंने इसके बारे में चीजों को बताया है। जब आपका स्टेटमेंट बेस्ड जब क्वेश्चन बनेगा तो यही सब काम आएगा, कंसेप्ट। तो देखिए डिवीजन हम जब कर रहे हैं लोकेशन के आधार पर, अब ये जो डिवीजन है लोकेशन के आधार पर और ये ओरिजिन के आधार पर डिवीजन है। तो लोकेशन के आधार पर हम मेरिस्टेमेटिक यानी विभज्योतिकी उत्तक को तीन भाग में बांटेंगे। एक होगा आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्लियर हो गया, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और तीसरा है लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अब एक चीज को समझिए,
ये जो 3 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये तीनों मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में उपस्थित जो कोशिका होगी वो सभी क्या होंगी भाई, विभाजित होगी। बिल्कुल, यानी यही जो आप देख रहे हैं 3 टाइप मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, ये प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ में, जैसे प्लांट की लंबाई, प्लांट की मोटाई इंक्रीज करने में, वृद्धि करने में, ग्रोथ करने में क्या करेगी भाई, हेल्प करेगी। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। चलिए आगे हम लोग देखेंगे लोकेशन के आधार पर, यानी कि हम लोग देखने वाले हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो सबसे पहला जो इसका हमने टाइप रखा है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम में ही आप समझ पा रहे होंगे एपिक्स, ठीक है ना, एपेक्स में यानी शीर्ष में, यानी कि शीर्ष दिव्य ज्योति की आप इसको हिंदी में कहेंगे। अब आइए इसको आपको एक मैं फिगर बना लेता हूं, जैसे कि कोई प्लांट है ये, ठीक है, ये इसका रूट पार्ट हो गया और इसका ये तना पार्ट हो गया, या इसका ये कोई भी पार्ट हो गया, ये फ्लावर, कुछ भी आप लीफ बना लीजिए। ठीक है, तो एपिकल यानी कि ये जो रूट देख रहे हैं इसका एपेक्स पार्ट ये हो गया। मैं एक दूसरा कलर ले रहा हूं, ग्रीन कलर लेकर के। तो देखिए रूट का अगर देखें तो ये क्या एपेक्स है, सबसे एकदम शीर्ष वाला भाग ये हो गया। उसी प्रकार अगर यहाँ पे रूट, ये रूट वाला सिस्टम है, सूट में अगर देखें तो ये इसका क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया एपेक्स पार्ट। तो यहाँ पे क्या उपस्थित होगा आपका एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ पे उपस्थित होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ठीक है, और यहाँ पे इस टिश्यू में क्या होगा, विभाजन होगा, और इसके विभाजन के बाद इसमें जड़ की क्या होगी भाई, लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, और यहाँ पे जब इसमें विभाजन होगा तो प्लांट का ये जो भाग आप देख रहे हैं इस प्रकार से इंक्रीज होगा। यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन ऑब्जेक्टिव, मेन उद्देश्य क्या है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट। ठीक है, या इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम और रूट्स, यानी कि रूट्स या फिर स्टेम की लंबाई को इंक्रीज करने में कौन सा जिम्मेवार है भाई, तो टिश्यू का नाम बताएंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ऐसे भी समझिए आपके पास ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका एपिकल पार्ट हो गया, एपेक्स पार्ट हो गया। सिर्फ अगर इसको आप ऐसे खींचेंगे, इसको आप ऐसे खींचेंगे तो ऑलरेडी इसकी लंबाई इंक्रीज होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल, इसीलिए तो इसका नाम है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। चलिए अब हम लोग इसमें सारे डिटेल अध्ययन कर लेते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव आप इसका समझिए कि नहीं, जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है मैंने कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है, विभाजन होने से इसकी लंबाई बढ़ाएगी, प्लांट की लंबाई बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए एक एक करके एक पॉइंट डिस्कशन करते हैं। एपिकल मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है। अब ये प्राइमरी क्या है तो आपने इसको पढ़ा नहीं है, ठीक है ना, ये ओरिजिन के आधार पर, इसीलिए तो खैर इसको, इस लाइन को आप स्किप कर लीजिए। देखिए सूट के शीर्ष, जड़ के शीर्ष में और रूट के शीर्ष में, सॉरी सूट यानी कि तना के शीर्ष में और रूट यानी कि जड़ के शीर्ष में ये आपका पाया जाता है। जैसा भी मैंने आपको मैप फिगर में भी दिखाया, जैसे रूट के एकदम एपेक्स भाग में पाया गया और विभाजन होकर रूट की लंबाई बढ़ाई, और ये आपके प्लांट के यानी कि स्टेम तना के शीर्ष में पाया, जो तना की लंबाई को बढ़ाई। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ से। अब हम लोग यहाँ से आगे देखते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट में लिखा गया शीर्ष में होने के कारण इसमें विभाजन होगा तो पेड़ की लंबाई और जड़ की लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, इंक्रीज द लेंथ ऑफ प्लांट एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट। एग्जांपल हो गया रूट और सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। क्लियर है कि नहीं भाई, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक पार्ट आपने एक टाइप देख लिया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भाई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या है भाई, प्लांट का ग्रोथ डेवलपमेंट कराना, क्योंकि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की जो कोशिका है वो विभाजित करती है। तो उसके 3 हमने टाइप्स देखे हैं। लोकेशन के आधार पर जो शीर्ष में पाया जाएगा, लोकेशन के आधार पर हम डिवीजन के, इसलिए मैं बता रहा हूं लोकेशन प्लांट का कहां पे होगा, जहां पे डिवीजन होगा एपिकल मेरिस्टेमेटिक, तो शीर्ष में एपेक्स में, जो प्लांट के स्टेम और जड़ की लंबाई को इंक्रीज करेगा। यानी प्लांट की लंबाई के को ग्रोथ या डेवलपमेंट या इंक्रीज करने के लिए जिम्मेदार टिश्यू क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू है आपका इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नाम ही आपको समझ में आ रहा है इंटरकैलरी। तो अभी मैंने आपको इंटर नोड से रिलेटेड कुछ चीजें बताई थी, ठीक है ना, तो अभी उसको समझिएगा एक बार, देखिएगा उसको मैं आपको समझा देता हूं। इस फिगर को भी रहने देते हैं ताकि काम आएगा नेक्स्ट रिवीजन में। देखिए जैसे कि ये कोई आपका स्टेम हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका नोड, ये हो गया आपका नोड। ये अभी जब छोटा सा प्लांट है, ठीक है ना, छोटा सा कोई एक प्लांट अभी, और यही प्लांट अब आपका क्या हो गया भाई, बड़ा हो गया। ठीक है, अब यही नोड जो है आप यहाँ पे आपको इसको बनाया है और ये नोड आपने यहाँ पे बनाया। ये जब प्लांट में डेवलपमेंट आपने देखा तो ये हो गया आपका नोड,
ठीक है, ये हो गया आपका नोड, और इसके बीच का जो स्पेस देख रहे हैं, दो नोड के बीच का स्पेस, इसको आप क्या कहते हैं, यहाँ इसको आप कहते हैं इंटर नोड। तो यहीं पर प्रेजेंट होता है, इसी दो नोड के बीच में प्रेजेंट होता है आपका इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। और ये इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इसमें क्या होगा, डिवीजन होगा। अब डिवीजन हुआ तो यहाँ पे देखिए इन दोनों दो नोड के बीच यानी कि इंटर नोड की क्या कर दी इन्होंने, लंबाई को इंक्रीज कर दिया। आप देखे होंगे जब छोटा सा प्लांट होगा तो इस प्रकार से दो गांठें मिलेगी, ठीक है, दो शाखाओं का गैप इतना ही होगा, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा तो दो शाखाओं के बीच में आप देखेंगे गैप भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो बस यही चीज है इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है, क्या लिखा भाई, विभाजन से इंटर नोड की लंबाई। तो आपका सवाल पूछेगा कि प्लांट में जो इंटर नोड है उसकी लंबाई इंक्रीज होने में कौन जिम्मेवार होते हैं, तो इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, इसको आप ये कर दीजिए, स्किप कर दीजिए, क्योंकि ओरिजिन के आधार पर हमने डिवीजन नहीं पढ़ा है। ये कहाँ प्रेजेंट होगा, तो टू नोड्स और इंटर नोड के बीच में, ठीक है ना, दो नोड्स और इंटर नोड में प्रेजेंट होगा, दो नोड के बीच और इंटर नोड में पाया जाएगा। इसका काम क्या है, मेनली इंटर नोड की लंबाई को इंक्रीज करना, ठीक है, क्लियर है। अगला और तीसरा जो पार्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लैटरल में ही समझ में आ रहा है कि भाई एक्स वाई डायरेक्शन होगा यहाँ पे, यानी मोटाई को इंक्रीज करने में, ठीक है। अब आ जाइए इस फिगर को ध्यान से देखेंगे हम लोग, इस फिगर को हम लोग ध्यान से देख लेते हैं एक बार। जैसे कि ये आपका कोई एक छोटा सा बेबी प्लांट ले लेते हैं, ठीक है ना, ये हो गया, और ये अब डेवलप कर चुका, ठीक। तो यहाँ पे मान लीजिए नोड था ये उपस्थित, तो यहीं पर उपस्थित होता है आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है। तो वो लैटरली क्या करेगा भाई, सेल का डिवीजन करेगा, जिससे उसकी देखिए चौड़ाई क्या हो गई भाई, यहाँ पे इंक्रीज हो गई, ठीक है। तो जो तना है उसकी चौड़ाई को इंक्रीज करने में कौन जिम्मेवार होता है, आपका लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, लिखा भी गया है, विभाजन होने से क्या होगी भाई, मोटाई बढ़ेगी। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ये भी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में ही हो सकता है। इंक्रीज गर्थ थिकनेस, ठीक है ना, मोटाई को इंक्रीज कर दिया है। और अकर्स ऑन लेटरल साइड ऑफ प्लांट ऑर्गन, ये भी आपने देख लिया प्लांट में कहां उपस्थित, यानी कि तीन आपने टिश्यू देखा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इंक्रीज क्या करेगा, सूट और रूट के लेंथ को, ठीक है, प्लांट के लेंथ को इंक्रीज करने में कौन मददगार होता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक। कहां प्रेजेंट होता है, ये मैंने आपको दिखा दिया एपेक्स पार्ट में, ठीक है। फिर आपने देखा इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो दो नोड के बीच या फिर इंटर नोड में प्रेजेंट होता है, जो इंटर नोड की लंबाई को इंक्रीज करता है। फिर आपने देखा लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो क्या करेगा, प्लांट की मोटाई को इंक्रीज करेगा। चलिए ये हो गया आपका पार्ट खत्म मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का। तो अब आ जाइए भाई, यानी आपने जो डिवीजन किया था प्लांट टिश्यू में, एक था आपका प्लांट टिश्यू में डिवीजन था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, तो ये आपने पूरी तरह से कंप्लीट स्टडी कर लिया, ठीक है। अब आप बात करेंगे परमानेंट टिश्यू, ये बड़ा पार्ट है जिसको आप कहते हैं स्थायी ऊतक, जिसमें कोई डिवीजन नहीं होगा। यानी अब इस प्लांट टिश्यू में जो उपस्थित जो कोशिका है उसका काम क्या होगा ना, देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में जो उपस्थित जो कोशिका थी उसने प्लांट को क्या किया, डेवलप्ड किया, डेवलपमेंट करने में, ग्रोथ करने में हेल्प किया, विकास करने में, वृद्धि करने में, उसकी लंबाई मोटाई को इंक्रीज करने में। लेकिन परमानेंट टिश्यू में जो उपस्थित जो कोशिकाएं हैं वो मेनली काम क्या करेगा, खाना बनाने का काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करने में मदद करेगा। यहाँ पे क्योंकि सेल का डिवीजन नहीं हो रहा तो यहाँ पे कोई डेवलपमेंट वाली जैसी बातें नहीं होगी प्लांट टिश्यू में, ठीक है ना। या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, लचीलापन प्रोवाइड करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ये सारी काम किसकी होगी भाई, परमानेंट टिश्यू की होगी। मिनरल्स प्रोवाइड करना, जल प्रोवाइड करना, ये सारी बातें हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू में। तो इसको हम लोग आगे बाइफरकेट कर करके पढ़ने वाले, ठीक है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग परमानेंट टिश्यू, ठीक। तो देखिए ये हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू को हम दो भाग में बांटेंगे, एक होगा आपका सिंपल परमानेंट और एक होगा आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट कहने का मतलब क्या है कि मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल, यानी कि एक प्रकार के ही कोशिका से जो निर्माण जो टिश्यू है उसको आप कह रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। और यहाँ पे अलग अलग प्रकार की, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे टिश्यू का क्या हुआ भाई, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है ना, टिश्यू का क्या हुआ, फॉर्मेशन। तो ये आपका कहलाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ठीक है। जैसे कि मेडअप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, यानी कि यहाँ पे ये कोशिका अलग है, ये कोशिका अलग है, ये कोशिका, हर कोशिका अलग अलग है तो अलग अलग इसका कार्य होगा, फंक्शन होगा। यहाँ एक प्रकार की कोशिका तो सिमिलर कार्य होगा, इसलिए इसको सिंपल परमानेंट, इसको कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई भाई। अब सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, ठीक है ना। तो चलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को पहले हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। चलिए पहले यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो नोट्स में मेंशन है सिंपल परमानेंट टिश्यू से चीजों को हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है।
तो देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम इसको 3 भाग में बांटेंगे। 3 सिंपल परमानेंट टिश्यू हम लोगों को पढ़ना है। एक होगा आपका पैरेन्काइमा, ठीक है ना, एक हो गया आपका पैरेन्काइमा, एक हो गया कोलेनकाइमा और एक हो गया आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैरेन्काइमा के बारे में, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, पैरेन्काइमा को मृदुतक, ठीक है, मृदुतक। कोलेनकाइमा को हिंदी में कहते हैं स्थूल कण या स्थूल कोण तक कहा जाता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है दृढ़ोतक, ठीक है। चलिए एक एक करके पैरेन्काइमा से रिलेटेड हम लोग चीजों को सबसे पहले समझते हैं। देखिए सबसे पुरानी अगर बात किया जाए जो उत्तक है, यानी कि सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पुराना यही होता है, सबसे पुराना। अब ये पैरेन्काइमा टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, तो पौधे का ऐसे भाग जो लचीला होता है। तो देखिए जब प्लांट एकदम अभी अपने नवजात स्टेज में होगा, यानी कि जब प्लांट अभी छोटा है, यानी बेबी, कोई न्यू बेबी जब जन्म लेता है तो काफी लचीला होता है, काफी सॉफ्ट होता है। उसी प्लांट, जब कोई न्यू प्लांट आपने लाया है, छोटा सा प्लांट है, तो वो जो उसका जो लचीला पार्ट आप जो देख रहे हैं वहीं पर उपस्थित होता है आपका क्या भाई, वहीं पर आपका उपस्थित होता है आपका पैरेन्काइमा, ठीक है ना। यानी कि पहले इसका लोकेशन समझिए कि पैरेन्काइमा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो कहाँ पाया जाएगा, तो जो नया प्लांट है, न्यू बेबी जो प्लांट है, उसके जो लचीला पार्ट आप देख रहे हैं, जैसे कि तना, उसकी तना को आप देखेंगे तो बहुत ही लचीलापन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी पत्ती, उसमें जो फ्लावर है, जो फूल होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट सभी जगहों में वो प्लांट ही पूरा आपका लचीला होता है, सॉफ्ट होता है, न्यू प्लांट, न्यू बेबी प्लांट, तो उसमें ही प्रेजेंट होता है पैरेन्काइमा। क्लियर हुआ भाई, ठीक है। अब समझिए, अब जैसा न्यू बेबी है भाई, तो उसके आप बॉडी को छुएंगे तो काफी सॉफ्ट लगेगा। तो पैरेन्काइमा जो टिश्यू है प्लांट का, ये टिश्यू आप पढ़ रहे हैं भाई, प्लांट टिश्यू को आप पढ़ रहे हैं, तो पैरेन्काइमा टिश्यू में जो उपस्थित जो सेल है उसका आउटर लेयर को आप क्या बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं। वो क्या होती है, काफी थिन होती है, पतली होती है, मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ये किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। क्लियर हो गया। मैंने क्या बताया, सबसे पुराना अगर पूछा जाएगा तो कौन है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमा होगा। पौधे का ऐसा भाग जो क्या होगा, लचीला होगा, यानी कि जो सबसे लचीलापन आपको प्लांट में देखने को मिलता है, किस कारण, इस पैरेन्काइमा टिश्यू के कारण है। आप देखते होंगे तना को मोड़ेंगे भी तो भाई वो मुड़ जाता है, और बहुत ज्यादा मोड़ेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। तो वो जो उसमें बेंडिंग आपको देखने को मिलता है इस पैरेन्काइमा टिश्यू के कारण है। अब यहाँ पे जो सेल वाल होते हैं वो काफी थिन होती है, किससे बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्स आर लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल। जो सेल्स जो होते हैं इसमें वो लूजली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत टाइट पैक्ड नहीं होंगे यहाँ पे। यानी कि इस पैरेन्काइमा टिश्यू में जो सेल्स होंगे, जैसे ये पैरेन्काइमा टिश्यू है तो इसमें जो सेल है यहाँ पे क्या होगा, बीच में काफी स्पेस होगा, ये लूजली पैक्ड होंगे, क्या होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल। तो अब ऐसे समझिए, जैसे कि ये कोशिका मैंने आपको बनाया, ये पैरेन्काइमा टिश्यू है, ये आपका कोलेनकाइमा टिश्यू है। तो पैरेन्काइमा टिश्यू है तो भाई इसमें क्या होगा, उपस्थित सेल होंगे, है ना। अब यहाँ पे जो सेल है, यहाँ का सेल का अब देखिए क्या है भाई, यहाँ में आप कुछ डिफरेंस कर पा रहे हैं कि नहीं, पहले ये देखिए, देखिए क्या यहाँ पे मैंने क्या बताया, इसका जो सेल वाल होता है वो काफी थिन होता है, ठीक है, पैरेन्काइमा सेल, पैरेन्काइमा टिश्यू का। अब इसमें उपस्थित जो सेल होते हैं इसके बीच में क्या होता है, ये लूजली पैक्ड होता है, लूजली पैक्ड होता है यानी कि बहुत टाइटली पैक्ड नहीं होता, इसलिए इसके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है, ठीक है, इसके बीच में क्या होता है, लार्ज स्पेस होता है। लेकिन ये टाइटली पैक्ड, इसमें देखिए लार्ज स्पेस नहीं होता। क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां पे क्या लिखा गया है, सेल्स आर लूजली पैक्ड सो दैट लार्ज स्पेस बिटवीन द सेल, इंटरसेल्युलर स्पेसेस आर फाउंड इन दिस टिश्यू। अंतःकोशीय रिक्त स्थान यहाँ पे क्या होती है, अधिक होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा जाएगा किस टिश्यू में, पैरेन्काइमा या कोलेनकाइमा या स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेल्युलर जो स्पेस है, अंतःकोशीय रिक्त स्थान लार्ज होती है, सेल वाल थिन होती है, ठीक है, ये सभी पैरेन्काइमा का प्रॉपर्टीज है। अब देखिए यहाँ पे लार्ज स्पेस होने के कारण कई सारी प्लांट्स को आप देखे होंगे पानी में तैरते हुए, ठीक है ना, आप पानी में तैरते, इसके कारण पीछे रीजन क्या है, पैरेन्काइमा टिश्यू, क्योंकि इसमें जो लार्ज स्पेस है, इस पानी में जो एयर है वो एयर यहाँ पे क्या होता है भाई, इंटर कर जाता है, जिसके कारण वो आसानी से तैर पाता है। तो ये भी आपका सवाल है, ये आपको अभी मिलेगा आगे, यहाँ पे मैंने नोट्स में लिखा भी है कि जो फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है ना, फ्लोटिंग जो प्लांट्स होते हैं, जो जल में जो प्लांट पौधा जो तैर रहा होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि पैरेन्काइमा जो टिश्यू है उसके सेल के बीच का जो स्पेस होता है वो लार्ज होता है, ठीक है, इसी कारण।
ये कैसे सेल होते हैं? लिविंग सेल होते हैं। इसका कार्य क्या है? फोटोसिंथेसिस करना, प्रकाश संश्लेषण करना। ठीक है, अब ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है भाई? लीफ में, पत्तियां में होता है। तो ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है, स्टोरेज करने का काम करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स वाटर उसको स्टोरेज करने में सिक्रेशन करते हैं और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये हो गया पैरेन्काइमा टिश्यू का फंक्शन। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? अभी एक प्रकाश संश्लेषण खाना बना रही है तो भाई क्लोरोफिल पाया जाएगा, हरित लवक पाया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पैरेन्काइमा टिश्यू में के सेल के अंदर जो उपस्थित क्लोरोफिल है उसको हम क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? क्लोरेन्काइमा कहते हैं। और इसमें ये सारे चीज प्रेजेंट होता है, वैक्यूल न्यूक्लियस के अंदर सभी चीज क्या हो जाते हैं? पाए जाते हैं। पैरेन्काइमा टिश्यू के सेल के बीच में लार्ज स्पेस होने के कारण, देखिए बायंसी फोर्स के कारण एक्वेटिक प्लांट जल में तैरते हैं। ये मैंने अभी आपको बताया। एक्वेटिक प्लांट के पैरेन्काइमा टिश्यू को एरेन्काइमा कहते हैं। अब ये भी याद रखेगा, एक्वेटिक प्लांट के पैरेन्काइमा टिश्यू यानी कि जो जलीय पौधे होते हैं, जो जल में प्लांट अपने आप को सर्वाइव करते हैं, वो तैर रहे होते हैं इसी पैरेन्काइमा टिश्यू में। जो सेल में अधिक स्पेस, लार्ज स्पेस प्रेजेंट होने का, इंटरसेल्युलर स्पेस लार्ज होने के कारण, तो उसमें जो पैरेन्काइमा टिश्यू होता है उसको क्या कहा जाता है? एरेन्काइमा टिश्यू कहा जाता है। और जो पैरेन्काइमा टिश्यू का काम है फोटोसिंथेसिस करना, उस टिश्यू के अंदर जो सेल है, उस सेल में जो उपस्थित क्लोरोफिल है उसको हम किस नाम से जानते हैं? उसको हम जानते हैं क्लोरेन्काइमा के नाम से। चलिए, ये भी बात हो गया। पैरेन्काइमा का सेल शेप अगर पूछ लिया जाए तो अगर अलग अलग शेप होते हैं इसके, राउंड, ओवल, स्फेरिकल और पॉलीगोनल शेप होता है। अब बात करेंगे कॉलेनकाइमा की। दिस टिश्यू फाउंड इन द लीफ स्टाक बिलो द एपिडर्मिस, यानी यह उत्तक पौधों के पत्ती के सिरा के नीचे जो है एपिडर्मिस में पाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, ये जो पत्तियां देखा होगा, ये होगा इसके वेन और ये होगा इसकी ब्रांचेस। तो यहीं पे इस वेन और इस ब्रांचेस में पाया जाता है आपका कॉलेनकाइमा। ठीक है, इसका जो सेल वाल होगा, यानी भाई प्लांट है तो प्लांट का आउटर लेयर सेल का क्या होता है? सेल वाल होता है, वो थिक होता है। ठीक है, क्या होता है? मोटी होती है कोशिका भित्तु। दिस इज वेरी लिटिल, और इसमें मोटी होती है इसलिए इसमें जो स्पेस होगा कोशिकाओं के बीच में क्या होता है? वो टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए स्पेस, इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही कम होती है। ठीक है, अंतःकोशीय रिक्त स्थान बहुत ही कम होती है। और ये सेल वाल जो बनी होती है किसकी बनी होती है? पेप्टिन की लेयर इसमें डिपॉजिट होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिन की बनी होती है। और पैरेन्काइमा सेल्यूलोज की बनी होती है, इसलिए सेल वाल थिक और मोटी हो जाती है किनारों में। दे आर लिविंग सेल, ये कैसी होती है? जीवित कोशिका होती है। फंक्शन, कार्य, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। तो कॉलेनकाइमा का काम क्या है भाई? ये फ्लेक्सिबिलिटी प्लांट को प्रोवाइड करेगी। इट अलाउज जो बेंडिंग, आराम से आप उसको बेंडिंग कर सकते हैं इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट, जैसे लीफ स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। आप उसको टूटेगा नहीं, आप उसको बेंड भी करेंगे तो टूटेगा नहीं। ये इसका काम होता है कॉलेनकाइमा। फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपका वर्ड यूज किया जाए, किस कारण प्लांट में फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलता है? इसी कॉलेनकाइमा के कारण। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट भी इसी कारण, और फोटोसिंथेसिस करना इसका काम होता है। दिस टिश्यू कंटेन क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, चलिए, ये हो गया आपका कॉलेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा, तो दिस टिश्यू प्रेजेंट इन स्टेम में प्रेजेंट होता है अराउंड वस्कुलर बंडल इन द वेन्स ऑफ लीफ, पत्तियों के सिरा एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स में पाया जाता है। अब इसको समझिए, देखिए जो स्क्लेरेनकाइमा होता है इसका जो सेल वाल होता है काफी थिक होता है और इसमें प्रेजेंट होता है लिग्निन। ठीक है, लिग्निन एक केमिकल सब्सटेंस है और इसमें कोई भी स्पेस सेल के बीच में नहीं होता इनसाइड द सेल। इंटरसेल्युलर स्पेस इज एब्सेंट। अब आपने देखा होगा जैसे कि अब आपका प्लांट एकदम बूढ़ा हो चुका है तो उसके चारों तरफ उसके स्टेम में देखे होंगे ब्राउन या ब्लैकिश क्या होता है? बार्क, यानी कि छाल हो जाता है। तो इसी में प्रेजेंट होता है आपका स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, तो वही लिखा है दिस टिश्यू प्रेजेंट इज तना वेस्कुलर बंडल्स वेन्स ऑफ लिप। ठीक है ना, जो पत्तियां बहुत बूढ़ी हो जाती है तो उसके लिप्स में भी, पत्तियों के वेन में भी प्रेजेंट होता है। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड, यानी बीज वगैरह देखते हैं जो बहुत ही हार्ड होता है, वो इसी स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही। जो छाल आप देखते हैं ये बहुत हार्ड होता है इसी स्क्लेरेनकाइमा के। ये क्या कर रहा है? एक तरह से ये सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ। जैसे कि कोई आंधी तूफान चला या कोई भी इस पे अगर आपने जैसे लकड़ी से इस पे प्रहार किया इस प्लांट पे, तो ये क्या करता है? उसको प्रोटेक्शन करने का काम करता है। कोई भी डैमेज आएगा तो इस खाल पे आएगा। ठीक है, एक डेड यहाँ पे टिश्यू होता है या डेड सेल होता है ये। ठीक है, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू में जो उपस्थित सेल होता है वो क्या होता है? डेड होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू इज डेड। इसका फंक्शन क्या है? मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टफ। इसका एग्जांपल आपको मैंने बताया भी था, जैसे कि नारियल के जो ऊपर वाला जो छिलका देखते हैं वो सभी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज में उपस्थित होते हैं। अखरोट का बाहर जो हिस्सा होता है काफी हार्ड होता है। ठीक है, कोई भी फल, ठीक है, या पेड़ का जो कठोर भाग आपको दिख रहा उसमें आपका स्क्लेरेनकाइमा पाया जाता। ठीक है, तो स्क्लेरेनकाइमा कहाँ पाया जाएगा भाई? सबसे कठोर पार्ट जो प्लांट का दिख रहा है।
एपिडर आपका ये क्लोरीन कायमा हो गया, जो लीव्स देख रहे हैं उसके भेद में पाया जाएगा। फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना आपका इसमें जो प्रेजेंट होता है। कॉलिन कायमा में पेप्टिन पाया जाता है, ठीक है, सेल वाल में। इसमें आपको मैंने क्या बताया, लिग्निन पाया जाता है, काफी थिक होता है। सेल इंटरसेलुलर सेल एब्सेंट होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है। और इसके बाद मैंने पैरेन कायमा बताया, जिसमें इंटरसेलुलर स्पेस लार्ज होती है बायंसी फोर्स के कारण, और एयर इन सेल के बीच में इंटर हो जाने के कारण प्लांट क्या करता है, फ्लोट कर पाता है। काफी लचीला जो पार्ट होता है प्लांट को, उसमें पैरेनकाइमा पाया जाता है। लूजली पैक्ड होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस लार्ज होता है, और ये जो होता है किसका बना होता है, सेल वॉल सेल्यूलोज का बना होता है। तो ये हो गया आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। तो पहले ये याद करिए जाइलम में क्या क्या चीजें होती है, ट्रैकिड होते हैं, वेसल्स होते हैं, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेनकाइमा होता है, ठीक है। और फ्लोएम में सीब ट्यूब होता है, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर। मतलब ये कि इससे मिलके आपका जाइलम बना होता है और इससे मिलके आपका फ्लोएम बना होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताया। देखिए अब YouTube की क्लास में यहाँ पे मुझे बहुत फटाफट चीजों को खत्म करना, बहुत डेप्थ में जाके चीजों को एक्सप्लेनेशन करना, ये भी सही नहीं होगा, लेंथ अधिक होगा। फिर आप में से ही कई ऐसे स्टूडेंट कहेंगे सर इतना डेप्थ इतनी चीजें में जाके सवाल नहीं बनती, लेकिन बनती है जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठेंगे। जो एक दो सवाल से जब आपका सिलेक्शन रुकेगा तब आपको समझ में आएगा, फिर आप समझ पा रहे होंगे कि हमें अच्छे से पढ़नी है। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू दो हो गए, जाइलम और फ्लोएम। ये किससे बने होते हैं भाई, ट्रैकिड जो डेड होता है, वेसल्स डेड। इसमें एक जाइलम पैरेनकाइमा जो लिविंग होते हैं, और इसमें सभी लिविंग होंगे। केवल आपका फ्लोएम फाइबर जो आप देख रहे हैं ना, जो फ्लोएम फाइबर जो देख रहे हैं वो आपका डेड होता है। तो ये आपको याद रखना है कौन आपका लिविंग है यहाँ पे और कौन डेड है। बाकी ये चारों देख के आपको पूछेगा किसका संबंध जाइलम से है, फ्लोएम से, ये एकदम याद करना है, ठीक। अब देखिए जाइलम एंड फ्लोएम बोथ आर कंडक्टिंग टिश्यू है और कंस्टिट्यूएंट ऑफ वेस्कुलर बंडल। यानी क्या है इसका मतलब समझिए, जाइलम फ्लोएम दोनों संचालन उत्तक है और संवहनी बंडल होते हैं। मतलब दोनों उत्तक का काम क्या, परिवहन करना। मतलब ये है कि देखिए जाइलम और फ्लोएम का काम क्या है। देखिए जाइलम क्या करता है, जो वाटर है और मिनरल को पूरे प्लांट में प्रोवाइड करेगा, और फ्लोएम जो खाना पत्तियों ने बनाया है प्लांट ने, उस पूरे प्लांट में पहुंचाने का, यानी कोई ना कोई चीज का ट्रांसपोर्टेशन करने का काम ही ये लोग करती है, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। अब इसको आप एक अच्छे से फिगर में हम लोग इसको समझ लेते हैं। जैसे कि ये फिगर को आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, एक मिनट देखिएगा। तो यहां पे अगर आप नोट डाउन करें तो देखिए ये जो आप पार्ट देख रहे हैं, चलिए इसको मैं एक अलग सा फिगर बना देता हूं तो ही फिर आपको अच्छे से समझ में आ पाएगी, ठीक है भाई। ये हो गया इसका रूट पार्ट। अब यहाँ पे वाटर आपके जड़ में है, मिनरल्स है। तो देखिए यहां से जो वाटर और मिनरल्स, ठीक है, प्लांट में जाएगा। जैसे अब यहाँ पे इसका कोई और ब्रांच होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे इसका कोई ब्रांच है, तो ये आपका लेकर के चला गया इस प्रकार से, ठीक है। जल वाटर मिनरल्स यहाँ पे इसको लेके चला गया, तो एक डायरेक्शन में लेके जाता है। ये कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए इस प्लांट ने खाना बनाया, फूड बनाया फोटोसिंथेसिस से। तो अब इस फूड को तो प्लांट के सभी भाग में पहुंचाना है। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये बनाया खाना, इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो अभी इस प्लांट ने खाना बनाया तो इसको ऊपर भी भेजना है, नीचे भी भेजना है, ठीक है। इस प्रकार से ऊपर भी भेजा, नीचे भी। अभी इस प्लांट ने खाना बनाया तो इसने प्लांट के सभी भाग को भेजना है ना, रूट में भी भेजना है। तो देखिए ये खाना ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है। ये इधर बनाया तो नीचे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है। यानी ये कौन करता है, फ्लोएम करता है, ठीक है। फ्लोएम से फूड, ऐसे याद रखिए, जाइलम से जल वाटर मिनरल को संबंध। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अब यहाँ पे जाइए, पहले एक एक करके समझ में आएगा। देखिए फंक्शन ऑफ जाइलम की बात कर ले, जाइलम का कार्य, तो वाटर कंडक्शन, जल संवहन करती है। वाटर कंडक्शन में क्या है, ट्रैकिड वेसल्स मदद करती है। तो जो ट्रैकिड और वेसल्स मैंने अभी आपको बताया, ये देखिए ट्रैकिड और वेसल्स, इसका काम क्या है, जाइलम में यही वाटर कंडक्शन करने का काम करती है, ठीक है। जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। फाइबर मेनली प्रोवाइड, ये जो आप फाइबर देख रहे हैं जाइलम फाइबर, ये प्रोवाइड करती है क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। और फूड का स्टोरेज करती है, जाइलम पैरेनकाइमा हेल्प इन द स्टोरेज फूड। तो फंक्शन ऑफ जाइलम, ये जो बने हुए थे चार से, ट्रैकिड वेसल जिसका काम क्या है, वाटर कंडक्शन करना, जड़ से रूट से पूरे प्लांट तक वाटर मिनरल्स को पहुंचाने का काम कौन करता है, जाइलम। जाइलम का भी कौन सा पार्ट, तो ट्रैकिड और वेसल्स। जाइलम फाइबर का काम क्या है, सपोर्ट प्रोवाइड करना। फूड स्टोरेज करता है कौन, जाइलम का कौन सा भाग, तो पैरेनकाइमा। क्लियर हो गया। जाइलम कंडक्टिंग वाटर वर्टिकली, एक ही दिशा में, मैंने आपको अभी दिखाया, जैसे कि अभी इस फिगर को ध्यान से देखिएगा।
अब ग्रीन कलर से जो आपको दिखाया गया है, देखिए ये जो आपको ग्रीन कलर से एक एरो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, इस प्रकार से ये ऊपर ही जा रहा है, एक ही यूनि डायरेक्शनल है। तो यानी यहाँ से में जो वाटर था, जो मिनरल था, जो जमीन के अंदर जो मिट्टी में, उसको ले करके देखिए प्लांट के सभी भाग में पहुंचाया जा रहा, लेकिन ये सभी भाग में यानी एक ही डायरेक्शन में ऊपर लेके जाया जा रहा है। इधर आया इस भाग में पहुंचा दिया, इधर आया इस भाग में पहुंचा दिया, ठीक है। अब इस पत्ती ने जो भी खाना बनाया होगा, अब इस खाना को देखिए किस प्रकार से पहुंचाया जा रहा है, इसका डायरेक्शन देखिए, इस प्रकार से आया, इस प्रकार कुछ भाग ऊपर लेकर, क्योंकि प्लांट के सभी भाग को खाना चाहिए ना, और ये अब आपका नीचे लेकर के आ गया, ठीक है। देखिए तो ये फ्लोएम फाइबर का काम होता है, ठीक है, फ्लोएम टिश्यू का काम होता है। उसी में अब ये प्लांट ने खाना बनाया, तो अब देखिए क्या होगा, जैसे ये खाना बनाया तो यहाँ से खाना निकला इस प्रकार से, कुछ खाना ऊपर को भेजेगा, ठीक है, इस प्रकार से, और कुछ खाना को नीचे, यानी बाई डायरेक्शनल होता है इसका। और जाइलम का यूनि डायरेक्शनल होता है, ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अब फंक्शन ऑफ फ्लोएम देख लीजिए, तो भाई सिंपल है, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। लीफ में फोटोसिंथेसिस होगा, खाना बनेगा, और उस लीफ से अदर पार्ट जो है प्लांट के, वहां पे खाना को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा। और ये जो डायरेक्शन होगा कैसा होगा, बोथ बाई डायरेक्शनल इसको बोल सकते हैं, ठीक है, बाई डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में, डाउनवर्ड और अपवर्ड दोनों डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। ये आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, इस फिगर जो मैंने वहां बनाया वही फिगर है भाई। अब देखिए एपिड, ये सब अब आपको मैं नहीं कराऊंगा, स्टोमेटा ये सब आपके लिए फिर बहुत डेप्थ में चले जाएंगे, फिर आप कमेंट करेंगे, ठीक है ना, वो सब एप्लीकेशन मैंने कराया, ठीक है। तो अब एक बार हम लोग फटाफट चीजों को क्या करते हैं, रिवाइज कर लेते हैं लिख करके, ठीक है, जैसे हम लोगों का आदत है भाई। जैसे कि अगर कोई प्लांट को मैं अगर लूं, जैसे कि आपने कहा क्या भाई, आपने टिश्यू का नाम लिया, कौन सा, प्लांट टिश्यू का नाम, तो हमने इसको दो भाग में बांट दिया, एक हो गया आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक हो गया आपका परमानेंट टिश्यू। इसमें परमानेंट टिश्यू हमने देखा सिंपल परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में जाइलम हो गया, ये फ्लोएम हो गया। सिंपल में आपने तीन भाग आपने देखा, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा में आपने क्या बात की भाई, लचीला जो पार्ट देख रहे होते हैं, इसमें सेल वाल जो होता है थिन होता है, इंटरसेल्युलर स्पेस लार्ज होता है, फ्लोटिंग करने में हेल्प करता है। सेल वाल में क्या उपस्थित है, सेल्यूलोज होता है। इंटरसेल्युलर स्पेस कम होता है, सेल वाल थिक होता है, और यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपका पेप्टिन सेल वाल में, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना है। स्क्लेरेनकाइमा क्या करता है, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट स्ट्रेंथ। और जो सबसे हार्ड पार्ट जो प्लांट का दिखता है वही होता है स्क्लेरेनकाइमा, इसमें डेड होते हैं इसके सेल, ये लिविंग होते हैं, ये लिविंग होते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो इंटरसेल्युलर स्पेस एब्सेंट होता है, सेल वाल बहुत ही थिक होता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखा, सीड हो गया, नारियल का छाल हो गया, अखरोट जो आप खा रहे होते हैं, ये सारे मतलब प्लांट का वो सभी चीज जो आपको कठोर दिखता है, नारियल का जो सबसे बाहर का हिस्सा जो कठोर दिखता है, वो सभी स्क्लेरेनकाइमा का बना होता है। मेरिस्टेमेटिक में टिश्यू को आपने तीन भाग में बांटा। मेन यहाँ विभाजन होगा जो प्लांट के ग्रोथ के लिए, एपिकल मेरिस्ट में जो प्लांट के एपेक्स में भाग में पाया जाएगा। इंटर कैलोरी मेरिस्टेमेटिक में टिश्यू जो नोड्स के बीच में पाया जाएगा, जो इंटर नोड की लंबाई को बढ़ाएगा। और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट की चौड़ाई को इंक्रीज करेगा। फिर कॉम्प्लेक्स में जाइलम और फ्लोएम, इसमें आपको चार मैंने बताया है। जाइलम जो होते हैं, जो चार बने होते हैं, कौन सा, ट्रैक। देखिए यही सब सवाल है भाई आपके, अच्छे अच्छे सवाल जो आपके एग्जामिनेशन में आपको फंसाए जाएंगे, जो आप अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ते हैं तो, ठीक है ना। क्योंकि देखिए अगर ऊपर ऊपर से पढ़ करके निकल जाना कोई मतलब बहादुरी वाली बातें नहीं होगी, तो पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए। जैसे कि इसमें हो गया आपका ट्रैकिड हो गया, जाइलम में वेसल्स हो गया, फाइबर हो गया, और जाइलम पैरेनकाइमा। जाइलम पैरेनकाइमा लिविंग होगा, ये सभी डेड होता है। फिर पैरेन का आपका जो फ्लोएम है वो किससे मिलकर बने होते हैं, सीब ट्यूब से होता है, कंपेनियन सेल से, फ्लोएम फाइबर से, और फ्लोएम पैरेनकाइमा से। ये भी लिविंग होगा, ये भी लिविंग, ये भी लिविंग, ये डेड होता है। अब जाइलम क्या करना, वाटर कंडक्शन करने का काम करता है, एक डायरेक्शन में, यूनिट डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में। और ये फूड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के सभी भाग में, अपवर्ड और डाउनवर्ड, यानी बोथ बाई डायरेक्शन में। ये पूरा हो गया आपका प्लांट टिश्यू का पूरा रिवीजन, ठीक है। तो अब देखिए बाकी बहुत अच्छे से अगर आप मतलब एक बार सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विथ अभी है आपका, ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, एकदम मिनिमम फी में। देखिए CBT2 का भी क्लास ऑलमोस्ट मैंने अब आपका कंप्लीट कर दिया है, तो वो भी आप फायदा उठा सकते हैं कॉम्बो बैच से। केवल साइंस पढ़नी है तो अब बहुत सारे लेक्चर आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी मिल जाएंगे, बेसिक साइंस के भी मिल जाएंगे CBT2 को, तो वो भी आप डेमो की तरह देख सकते हैं इस चैनल पे। बाकी अब देखिए मेन टारगेट क्या, देखिए 7 घंटे में आपने ये 4 चैप्टर खत्म कर लिए भाई, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है मेरे लिए कि मैंने बहुत कम समय में आपको 4 चैप्टर बायोलॉजी के, और वो चैप्टर है जो बहुत अच्छे अच्छे स्टैंडर्ड के हैं, जहां पे कंसेप्ट मैंने पहले कहा ये 60 डेज का कंसेप्चुअल सीरीज में कंसेप्चुअली चीजों को ही पहले कवर किया जाएगा, ठीक है। आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा देना, ये इंजाइम का रिलीज होना, ये बहुत बड़ी बातें नहीं होती मेरे लिए, ठीक है। आप जैसे आपने देखा डिजीज में जेनेटिकल डिजीज को समझा, आपने वायरस को एक अलग तरीके से, आपने सेल को देखा कितने डिटेल डेप्थ में जाके चीजों करा, एनिमल टिश्यू देखा, आज आपका प्लांट टिश्यू तो खैर बहुत ईजी होता,
तो ये हमने करवाया क्योंकि यहाँ से इस बार अगर आपने देखा हो ग्रुप डी में भर भर के क्वेश्चन आए थे, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट टारगेट हो सकता है आपका सेल डिवीजन या केमिस्ट्री का कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया आपका, ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया जहां से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो गया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट उसमें, वो सारी चीजों पे हम लोग आगे काम करेंगे। फिजिक्स उसके बाद, क्योंकि फिजिक्स में मैंने बहुत सारे लेक्चर यूट्यूब पर डाले हैं, ठीक है। तो कई ऐसे स्टूडेंट को लगता था कि बायोलॉजी सर को शायद नहीं हो पाएगा या केमिस्ट्री, इसलिए बायोलॉजी मैंने दिखा दिया। केमिस्ट्री के भी बहुत सारे लेक्चर है, लेकिन फिर से एक बार केमिस्ट्री में हो सकता है इस बार काम होगा, या तो सेल डिवीजन जेनेटिक्स पे काम करेंगे हम लोग, देख लेते हैं जैसा जो ठीक लगे, ठीक है। अभी एक सेशन में लाऊंगा एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के सारे ऑब्जेक्टिव में करवाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है जिसमें कुछ कंसेप्ट है जो मुझे बताने हैं, ठीक। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और वैसे वो सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन में करा दी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार जुड़ करके आप तैयारी कर सकते हैं बहुत शानदार लेवल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए कंसेप्चुअल सीरीज 8 में, तब तक के लिए धन्यवाद।